नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कारोलिया वीसीसी सागर में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा लेक्चर है करंट अफेयर सीरीज लेक्चर 3 वो एमएसएमई पर बेस्ड रहेगा। तो रिसेंटली पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई के लिए। तो इसको हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि एमएसएमई क्या है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं और जो स्टेप्स लिए गए हैं तो किस तरीके से एमएसएमई में सुधार आ सकता है। सबसे पहले हम एमएसएमई के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो एमएसएमई को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में करीब 114 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉय करता है। और अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन बात करते हैं तो इसका 30% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जान लेना चाहिए, जैसे व्हाट इज वर्चुअस साइकिल। तो वर्चुअस साइकिल आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। तो देखिए, वर्चुअस साइकिल जो है ये कहता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं किसी चीज में तो वो इन्वेस्टमेंट आपको देता है इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये जो इफेक्ट है ये हमको देखने को मिलेगा करीब 3 से 4 साल बाद। और इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा तो हमको कंजप्शन इंक्रीज भी देखने मिलेगा। और ये इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन जो हमको देखने को मिलेगा वो करीब 1 से 2 साल में देखने मिलेगा। और जब भी इंक्रीज इन कंजप्शन होता है तब वहां पे इन्वेस्टमेंट फिर से इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये साइकिल रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है और इस साइकिल को हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज पर। आप सभी लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, जिसका टाइटल दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये एक प्रकार से सप्लाई साइड मेजर है, ये हम सभी जानते हैं। तो देखते हैं इसके इफेक्ट्स एमएसएमई में क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएसएमई के लिए क्या किया गया है। तो गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू ऑफर कोलेटरल फ्री लोन्स टू एमएसएमई, मतलब इसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी कंप्लीट गारंटी जो ली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। आरबीआई अक्सर इस तरीके से लोन देने के लिए बैक स्टेप लेता है। उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण जो होता है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसे कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अगर लोन लेता है और उसको चुकाने में असफल होता है तो जो वो एसेट होता है बैंक का वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, जो बैंक के लिए बहुत ज्यादा हार्म करता है। अब आरबीआई हमको पता है लिक्विडिटी मैनेज करता है। लिक्विडिटी होता है फ्लो ऑफ मनी, ईज ऑफ फ्लोइंग ऑफ मनी, कितना इजीली फ्लो ऑफ मनी होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी वो कुछ इस तरीके से मैनेज करता है, वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर को मैनेज करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये तीनों क्या है। अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं तो ये वो रेट होता है जिस रेट पर एक बैंक आरबीआई से पैसा लेता है। और अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। मतलब ये वो रेट है जहां पर आरबीआई पैसा लेता है बैंक से, उस रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और अगर हम बात करते हैं सीआरआर की तो ये कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आरबीआई बोलता है बैंक को आरबीआई के पास रखने के लिए एज अ सिक्योरिटी, कि कभी भी अगर इमरजेंसी में काम आ जाए तो ये पैसा रखा रहे। तो हाल ही में हमने देखा है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर को रिड्यूस किया गया है। अगर ये तीनों रिड्यूस होते हैं तो यहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। और यदि लिक्विडिटी हमको रिड्यूस करनी हो तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेलिंग में जानना हो, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, कैसे ये मैनेज करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो ये आप इकोनॉमिक्स की सीरीज में जानेंगे। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एमएसएमई को लोन दिए गए हैं उनका जो टेनर है वो है 4 साल का। और ये स्कीम 31 अक्टूबर तक है। हमको पता है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज निकाला था जो करीब 10% ऑफ जीडीपी है। इसमें जो एमएसएमई को दिया गया है वो है 3 लाख करोड़। एमएसएमई डेवलपमेंट 2006 में एमएसएमई को डिफाइन किया गया है। और हाल ही में कुछ दिन पहले ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। तो पहले ये जो इसके एमएसएमई की डेफिनेशन थी वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ड पर थी। और अब इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर के साथ इसको डिफाइन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको पहले डिफाइन किया गया था इन्वेस्टमेंट के आधार पे, और अब आप यहाँ पर न्यू डेफिनेशन देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर के आधार पे इसको डिफाइन किया गया है। तो आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि एमएसएमई को जो डिफाइन किया गया है वो इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर के साथ डिफाइन किया गया है। तो अब हम जानेंगे जो 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई को गवर्नमेंट ने दिया है वो कैसे एमएसएमई को बेनिफिट कर सकता है।
तो सबसे पहली बात हमें पता है नेशनल लॉकडाउन के कारण जो कैश फ्लो है एमएसएमई में वो पूरा बंद हो गया था। तो ये जो पैसा है ये एक इनिशियल सीड मनी की तरह काम करेगा। दूसरा, ये जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल की तरह यूज किया जा सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल को खरीदना, पे इनिशियल बिल्स और वेजेस टू एम्प्लॉयज के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बैंक्स थ्रो फ्लश विथ फंड्स have been unwilling to lend to this category of borrowers as they fear that the money will not be repaid. These small business have also pledged all their assets already for other loan and do not have any more assets to pledge. तो इनका कहना इधर पे ये है कि जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि बैंक फॉरवर्ड नहीं आता इस तरीके के लोन देने के लिए। तो यहाँ पे हमको ये चीज देखने को मिलती है कि जो एमएसएमईज हैं वो ऑलरेडी अपने एसेट एज अ कोलेटरल रख चुके हैं। तो अब उनके पास और ऐसे एसेट्स नहीं है कि वो कोलेटरल की तरह रख दें। तो और लोन लेने के लिए उनको कोलेटरल रखना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसकी जवाबदारी ली है। इट इज टू ब्रेक दिस लॉक जैम that the government has said that it will backstop bank up to 3 lakh crore and said that the loan do not need collaterals. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने राहत दी है एमएसएमई को कि आपको कोलेटरल की जरूरत नहीं है, सारी जवाबदारी हम लेते हैं। Banks are now expected to be more comfortable in assisting this category of borrowers because the risk is zero. अब सारी रिस्क जो है वो किस पे आ गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गई है। Since the loan are guaranteed by the central government. What are the proposals for non-banking financial companies? अब एमएसएमई के बाद हम देखते हैं एनबीएफसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एनबीएफसी की प्रॉब्लम्स क्या है। एनबीएफसी हम कुछ सालों से देखते आ रहे हैं कि एक क्राइसिस चल रहा है एनबीएफसी के बीच। तो वो क्राइसिस का जो बेसिक रीजन है वो क्या है, तो उसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और आप जो पैसा लेते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में वो आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं। सपोज 2 या 3 साल के लिए आपने अपने कस्टमर से पैसा लिया, ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा 2 से 3 साल के लिए। और इसके बाद आप ये पैसा इंस्टीट्यूशंस को दे देते हो लॉन्ग टर्म के रूप में, लाइक 5 से 10 साल के लिए आपने वो लोन दे दिया। तो यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी? क्राइसिस वाली स्थिति बनेगी कि आप वो बंदे जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं वो 2 या 3 साल बाद आपसे वापस लेने आएंगे, लेकिन आपका पैसा कहाँ? लॉन्ग टर्म के रूप में 5 से 10 साल के लिए इंस्टीट्यूशन के यहाँ गया हुआ है। तो ये जो मिसमैच है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच है, इसको इसके कारण जो एनबीएफसी है वो क्राइसिस में चला जाता है। NBFCs, housing finance companies and microfinance institutions are finding it difficulties to raise debt capital due to confidence crisis in the debt market. तो कोरोना के कारण जो डेब्ट मार्केट है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे जा रहा है। तो इसको थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रयास उठाए हैं। एनबीएफसी मेजर प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है। द गवर्नमेंट हैज देयरफॉर अनाउंस्ड अ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ऑफ 30,000 करोड़ टू पिक अप इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट पेपर। तो यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है डेब्ट कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। सच पेपर्स विल फुली गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, और इसकी भी जवाबदारी किसने ली है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। Do electricity distribution companies DISCOMs also feature in the first tranche announced? तो अब हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कम्स के लिए क्या किया है। तो यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, वो थी ह्यूज लिक्विडिटी क्राइसिस। अनेबल टू पे देयर ड्यूज टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज, मतलब ये अपने ड्यूज नहीं चुका पा रहे थे। तो इस ड्यूज को चुकाने के लिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ रुपीस डिस्कम कंपनीज को दिए हैं। तो गाइस ये था हमारा करंट अफेयर लेक्चर। अगर आपको बाकी की भी सीरीज देखनी हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।